at the age of 17 or I would say 17 or 18 I started into the marketing industry जब 18 साल का था, क्योंकि यार एक मिडिल क्लास जो बंदा होता है ना उसको ना चाहते हुए भी एक छोटी उम्र में शुरू करना पड़ता है। तो दिस वाज द फॉर्मल वे कि मैं जब घुसा पैसा कमाने के लिए। और उससे पहले अगर इनफॉर्मल की बात करूं तो ये सुन के लोगों को हंसी आएगी, मैंने पैसा बनाना सेकंड क्लास से शुरू कर दिया था। अगर आप लोग इंस्टाग्राम ग्रोथ हैकिंग, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग या फिर अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम से ग्रो करने का बहुत ट्राई कर चुके हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, सो दिस पॉडकास्ट एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है इंस्टाग्राम ग्रोथ हैकर मिस्टर आकाश पांडे, जो हेल्प करते हैं नए कंटेंट क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम में ग्रो करने के लिए एंड बिजनेसेस को इंस्टाग्राम के हेल्प से और ज्यादा ग्रो करने के लिए। तो इस एपिसोड को पूरा एंड तक देखना एंड होप यू विल एंजॉय दिस फुल एपिसोड। सो हाय यार, आज का पॉडकास्ट का एपिसोड ना काफी ज्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही नहीं, इंस्टाग्राम ग्रोथ हैकिंग, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। एंड वी हैव वन एक्सपर्ट विद अस, मिस्टर आकाश पांडे। सो हाय ब्रो, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक्स ब्रो आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। तो यार थोड़ा सा बताओ अपने बारे में पहले हमारे ऑडियंस को। Sure. Hi guys, so I'm Akash Pandey and I call myself Bob the Builder. The reason behind calling myself Bob the Builder is I'm an Instagram coach by day and a builder by night. I really like to build things, like to build startups, to build brands, to build entrepreneurship in other people's mindset. So that's the reason why I call myself Bob the Builder. ग्रेट। सो ब्रो यार, मैंने ना आपको इंस्टाग्राम में सीधा रीच आउट किया एंड यू सेड से यस टू दैट, एंड हमने थोड़ी बिजनेस की बातें भी करी कि वहाँ पे आप करते क्या थे एंड लाइक दैट। तो पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि यार इन्होंने ना एक 10 CR का बिजनेस ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। तो थोड़ा पहले बता दो कि यार स्टार्टअप के वर्ल्ड में ये जो बिजनेसेस आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इसमें कुछ जो यंगस्टर्स आना चाह रहे हैं, नॉट इन द सेंस कि बिजनेस से बिल्ड करना है बट एंटरप्रेन्योरशिप में, तो कुछ बताओ इन ऑडियंस को कि यार कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं। Sure. देखो भाई, 1 to 1 आपको बोल रहा हूँ, एक स्किल पकड़ो, उसको इतना मास्टर कर लो कि आपसे डेंजरस कोई और हो ही ना उस स्किल के अंदर, ठीक है। और जब आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आई एम द प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर स्किल, गो इन द मार्केट, पिच योर सर्विसेज, स्टार्ट विद, क्योंकि आप एकदम से स्टार्टअप बिल्ड नहीं कर लोगे। स्टार्टअप्स आर वेरी लुक्रेटिव दीज डेज। बहुत लोगों को लगता है लुक्रेटिव है, अरे भाई इसमें बहुत पैसा बनाते होंगे। डम्प शिट, ऐसा नहीं है। शुरुआत में तुम गिरोगे, तुम पढ़ोगे, तुम रोगे, तुम लेजिट 12-12 घंटे काम करने के बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी, मैं अभी अगर मैं बात करूं 21 घंटे काम करता हूं, 3 घंटे की नींद लेता हूं। आई बिलीव दिस कि मेरी जो स्किल है मुझे उसको पॉलिश करना है एंड जो लोग मेरे साथ में कनेक्टेड है उनको मैं बेस्ट दे पाऊं। तो दिस इज व्हाट आई एम लाइक टेलिंग यू पीपल, ये करो, एक स्किल पकड़ो। बट आप इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हो कि आई गेस कि आपको स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग से करनी पड़ेगी एक टाइम पे, लाइक स्किल आप बिल्ड करना कह रहे हो। हम तो स्टार्टअप में तो प्रोडक्ट बिजनेस ये सब बिल्ड करते हैं, बट स्किल के लिए आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट विद द फ्रीलांसिंग जर्नी। आई वुड से कि तुम्हें अगर स्टार्ट करना है ना, स्टार्टअप तक पहुंचना है, तो स्टार्टअप इज नॉट समथिंग कि आप उतरे मार्केट के अंदर बूम। इसके लिए आपको स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए आपको टीम चाहिए होती है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, आपके पास में लोगों का नेटवर्क होना चाहिए एक सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, राइट। फंड्स के लिए आपके पास में सब कुछ चीजें होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा कि स्टार्टअप का सोच रहे हो ना, तो पहले स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग। जैसे भाई ने भी बोला कि हाँ फ्रीलांसिंग बोल रहा हूँ, तो जी हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि स्टार्ट करो इससे, and then eventually you could do wonders in the startup world as well. क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल स्टार्टअप में ना जो डिजिटल बिजनेसेस बन रहे हैं, जो डिजिटल स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, दे आर ओनली टेक एनेबल्ड, तो उनमें डिजिटल मार्केटिंग का काफी ज्यादा रोल है। लाइक हर एक चीज, लाइक आप फ्रीलांसिंग में बहुत चीज आती है, SEO आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, एड्स आ गया, तो स्टार्टअप सारी चीजें कर ही नहीं है। तो एक बंदा अगर सारी स्किल सेट में वो हो जाए, प्रॉपर हो जाए, क्योंकि मैंने आजकल शार्क टैंक में आप देख रहे हो कुछ ऐसी मार्केटिंग ड्रिवन कंपनीज आ रही है, मतलब प्रोडक्ट उनका बाद में आया है, वो मार्केटिंग से ग्रो कर रहे हैं वो सब। करेक्ट। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक बंदा इन सब चीज़ों के अंदर मास्टर बन जाए, मैं सजेस्ट करूंगा कि मत बनो, एक पकड़ो यार। अगर तुम SEO के बाप बनना चाहते हो ना, तुम SEO के बाप बनो। अगर तुम SMM के बाप बनना चाहते हो, तुम SMM के बाप बनो। एक चीज़ पकड़ो और उसमें फोड़ डालो, क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम एक चीज़ में फोड़ डालोगे ना, तो तुम्हें उसके अंदर डील करने में इतना अच्छा तरीके से आ जाएगा, मैनेज करना आ जाएगा, फिर तुम बाकी चीज़ें आउटसोर्स कर लो ना। तुम्हें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो, राइट। तो यार आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, आप मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से करी एंड हाउ यू एंड अप बीइंग इन दिस स्टार्टअप। सो ब्रो, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली ओनली। दिल्ली की ही परवरिश है
एंड मेरे रूट्स अयोध्या, हमारे श्री राम जी से मिलते हैं. एंड देन एट द एज ऑफ 17 और आई वुड से 17 और 18 आई स्टार्टेड इनटू द मार्केटिंग इंडस्ट्री जब 18 साल का था. क्योंकि यार एक मिडिल क्लास जो बंदा होता है ना, उसको ना चाहते हुए भी एक छोटी उम्र में शुरू करना पड़ता है. तो दिस वाज द फॉर्मल वे कि मैं जब घुसा पैसा कमाने के लिए. और उससे पहले अगर इनफॉर्मल की बात करूं तो ये सुन के लोगों को हंसी आएगी. मैंने पैसा बनाना सेकंड क्लास से शुरू कर दिया था. कैसे? मैं देखता था कि बच्चों के, देख मिडिल क्लास से जब आप बिलोंग करते हो तो पैसे की प्रॉब्लम्स घर में आप देखते हो, पर साथ में जब आप स्कूल में जाते हो ना तो आपको कुछ ऐसे दोस्त दिखते हैं जो कि वो सारे बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वो क्रेविंग तो अपने अंदर भी थी. तो सेकंड क्लास की उम्र में मैं देखता था कि बच्चों को ना बेब्लेड्स खेलने थे. मैंने जो बॉटल के ढक्कन होते हैं उन ढक्कन से बेब्लेड्स बनाना शुरू किया. और मैं शायद ये बोलूंगा कि मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ बचपन से. मैंने इतना ज्यादा क्रेज डाल दिया था क्लास के अंदर लेजिट कि लोगों ने वो वाले बेब्लेड लाना बंद करके इस बेब्लेड से लड़ाई करना शुरू कर दी थी. जो हैंडमेड से हमने बनाया, हैंडमेड से उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी थी. Okay. क्योंकि मैं उस हैंडमेड को इतना पावरफुल बनाता था कि उनके जो बाहर से खरीदे हुए बेब्लेड्स थे उसको हरा देता था. ये तो वही वाली बात होगी, हम पेन फाइटिंग में करते हो ना, मतलब पेन में एक्स्ट्रा चीजें घुसा दी लाइक दैट. Yes. So eventually I started those Beyblades at the age of I would say I was 10 or 11. And then धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, अगेन पैसा कमाने की हुड़क तो थी. फिर मैं जब 8th में था तो मैं 7th और 6th क्लास के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करता था. तो मैंने इस तरीके से अपना कमाई कभी नहीं रोकी. आई वुड से कमाने का एक जज्बा बचपन से था. तो पढ़ाई में अच्छे थे आप, ट्यूशन पढ़ाते थे आप, पढ़ाई में गुड स्टूडेंट. भाई मैं तो ये बोलूंगा कि मेरी पढ़ाई में अच्छा होने ने मुझे बहुत जगह बचाया. ओके. मैं बहुत कांडी आदमी हूँ. मैंने बहुत सारे ऐसे चीजें करी हैं जिसके चक्कर में बहुत बार मुझे रेस्टिकेट होते होते मैं बच गया जस्ट बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छा था. तो यार आपने फर्स्ट आपने जॉब करी थी या फिर आप स्टार्टिंग, जैसे आपने बताया कि आपने मार्केटिंग 12th के बाद से स्टार्ट कर दी थी एक तरीके से, तो आपने कॉलेज वगैरह नहीं किया? ओके, दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो एक्चुअली ना मेरे को, जैसे मैंने बताया, मैं पैसे कमाने का शौक मुझे एकदम ऐसे था कि मुझे चाहिए ही चाहिए. ठीक है. एंड उसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस थे, वो फैमिली रीजंस थे. क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को वो चीज़ें करते हुए देखी थी जो शायद एक बेटे को नहीं देखनी चाहिए. मैंने अपनी माँ को घर वालों के कपड़े धोते हुए देखा था जस्ट टू गिव द फीस ऑफ माई स्कूल. मतलब वो मेरे घर वालों के कपड़े धो रही हैं ताकि शायद चाचा जी 100 रुपये दे देंगे, ताऊ जी 200 रुपये दे देंगे और मैं अपने लड़के की फीस भर दूंगी स्कूल की. तो वो चीज़ ना मुझे बचपन से खाती थी और मेरे अंदर था कि नहीं, ऐसा मुझे अपनी माँ को ये चीज़ नहीं दिखवानी है आगे तक. इसीलिए वो कमाने का जज्बा रहा. और जब मैं 12th में था तो 12th में आई हैड अ गुड परसेंटेज. देन उसके बाद में 12th में हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ में कि पढ़ने में अच्छा था तो मैंने IIT क्रैक कर लिया था. ओके. IIT मेंस क्रैक कर लिया. तो अब पापा को क्या लगता है, तुम्हारे माँ बाप को क्या लगता है कि बेटा अगर IIT क्रैक कर ले बिना पढ़े, ओहो हमारा लड़का तो पता नहीं क्या ही है. माँ बाप को नहीं, पूरी दुनिया को लगेगा बिना पढ़े कोई IIT क्रैक कर ली तो छोटी चीज थोड़ी है. तो तुम्हारा बेटा तो एकदम बहुत बढ़िया कुछ कर रहा है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करवा दिया मेरा एडमिशन नारायणा में. नारायणा सेक्टर 8, द्वारका सेक्टर 8. IIT का क्रैक कर लिया था आपने एग्जाम? IIT मेंस क्लियर कर लिया था मैंने. तो मेंस में मुझे वो कॉलेजेस मिल रहे थे जो कॉलेजेस छोटे मोटे कॉलेजेस. ओके. पर पापा को अब था कि भाई मेरे लड़के ने अगर बिना पढ़े ऐसे कर लिया तो पढ़ने के बाद तो तुम्हें एकदम फतेह खां बन जाएगा. तो हम गए. अब फर्स्ट 6 months मेरे बहुत अच्छे थे बिकॉज पढ़ने में अच्छा था, टॉप 5 परसेंटाइल में, टॉप 5 लोगों में रहता था. बट इवेंचुअली फिर आपकी ना दोस्ती होती है. इंजीनियरिंग कर रहे थे आप उस टाइम, जितना मैं समझ पा रहा हूँ? नहीं, उस टाइम पे मैं IIT ही लिए ही पढ़ाई कर रहा था. अच्छा. तो बेसिकली एक मिनी कॉलेज समझ लीजिए आप नारायणा. ओके. तो या आई वाज डूइंग दैट. अब पहले 6 months तो बहुत बढ़िया गए. फिर आपकी कुछ अच्छे लोगों से दोस्ती होती है. जब आपकी अच्छे लोगों से दोस्ती होती है तो अच्छी आदतें सिखाते हैं वो आपको. तो वो अच्छी आदतें जब लगना शुरू हुई ना तो थोड़ा सा दिमाग पढ़ाई से हटना शुरू हुआ और उन अच्छी आदतों में लगा. ये वो वाली अच्छी आदतें हैं. यस. सो इवेंचुअली एक अच्छी चीज मैं खुद के अंदर ये बोलूंगा कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है जब भी मैं कुछ गलत कर रहा होता हूँ लंबे टाइम तक. तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है कि दिस इज नॉट यू आर मेंट फॉर. तो 1-2 महीने हुआ, 1-2 महीने आई रियली एंजॉयड इट. बट देन मेरे ज़मीर ने मुझसे खुद पूछा कि भोसड़ी ये कर क्या रहा है तू. सो आई एक्चुअली फेल्ट लाइक कि यार मैं गलत कर रहा हूँ ये एंड मुझे ये चीज़ तो नहीं करनी है. फिर उसके बाद में आई गॉट इनटू द मार्केटिंग इंडस्ट्री. मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर घुसा, स्टार्टेड लाइक एट अ ग्रेट स्टार्ट.
पीपल मार्केटिंग के अंदर घुसा, पीपल मार्केटिंग के अंदर एक्चुअली गॉट टू नो कि किस तरीके से कस्टमर से डील करना होता है। और जब तुम फिजिकली डील करते हो ना कस्टमर से, तो तुम एक्चुअली में साइकोलॉजी सीख रहे हो। आई थिंक ये बहुत एक रूथलेस मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये जो फिजिकल मार्केटिंग वाली है ना, बहुत रूथलेस है। ये रियलिटी सिखा देगी आपको डे वन से, तुम्हें जीना सिखा देगी, तुम्हें दुनिया दिखा देगी। एंड दिस वाज एक्चुअली ट्रू। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू टॉक विद माय फादर्स फ्रेंड ना, तो दे यूज्ड टू से कि भाई तेरा लड़का अभी शायद 18-19 साल का है, लेकिन ये बात ऐसे करता है जैसे पता नहीं किसी का बाप हो। लाइक ये 30-35 साल वाले लोगों की बात करता है। तो मैं तो यार हमेशा यही बोलूंगा कि ना, तुम्हें जब भी एक्सपीरियंस लेने का कहीं मौका मिले, कूद जाओ। तुम्हें बड़े लोगों से बात करने का मौका मिले, कूद जाओ, उनसे बात करो। और हमेशा ना, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, मतलब सेम लेवल पर है, और वहीं पे एक ऐसा आदमी है जो तुम्हें शायद बोरिंग लग रहा है लेकिन वो तुम्हें एक्सपीरियंस दे सकता है, गेट अप, गो स्ट्रेट टू दैट पर्सन। क्योंकि ये वाला बंदा ना तुम्हें सिर्फ मदद दिलवाने वाला है, पर ये वाला बंदा तुम्हें कुछ ऐसा सिखा देगा जो शायद तुम अपने आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर फोड़ सकते हो उससे। तो इसके बाद लाइक आपने स्टार्टिंग जर्नी ऐसी कर दी, स्टार्टिंग आपकी हो गई, देन आपका ये जो वेंचर था, आपने जो स्टार्ट किया, आपने बताया मेरे को थोड़ा बहुत वेंचर के बारे में, इसकी शुरुआत कैसी हुई? ओके, तो बेसिकली ये एक एडटेक स्टार्टअप है, राइट। एंड इसको हम लोगों ने शुरू किया था विद अ होप ऑफ हेल्पिंग पीपल, क्योंकि एडटेक एक ऐसा फील्ड अब बनता चला जा रहा है जहां पे मार्केट बहुत वास्ट है। और ये आपने स्टार्ट किस टाइम किया था? ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2020 के अंदर, 2020 के कोविड के टाइम पे, आई गेस। यस, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया विद अ विजन ऑफ हेल्पिंग यंगस्टर्स जो कि एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उन स्किल्स के लिए, जो स्किल्स एक्चुअली में उन्हें शायद सस्ते में हम लोग दे सकते हैं, ओके, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज शायद आज भी सेल आउट हो रहे हैं, फिजिकली जाके सेल आउट हो रहे हैं 1-1 लाख रुपए के। अभी परसों ही में जो मैंने पॉडकास्ट लिए, उनमें ऐसे बंदे आए थे जो 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले डिजिटल मार्केटर, आज एजेंसी ओनर है, वो खुद क्लेम करते हैं कि उन्होंने 80,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज देके कोर्स किया, एंड जब वो इंडस्ट्री में लगे, एक्चुअली में कुछ काम नहीं है, लिटरली कुछ काम नहीं है उनके। यस, तो हमने यही वाले पेन पॉइंट देखा, बिकॉज आई वुड से कि हम लोग एक मार्केटिंग गीक्स हैं जो कि लोगों की पेन पॉइंट समझते हैं। एंड तुम्हें कुछ बेचना है ना, तुम्हें बेचने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, सामने वाले का दर्द समझ लो, उस दर्द का मरहम दे दो, वो चीज बिक जाएगी। हमने दर्द पकड़ा, मरहम बनाया, बेचना शुरू किया, एंड इवेंचुअली 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बना के रख दी 2 साल के अंदर। 100 करोड़ की अभी तक जो भी बिजनेस यहाँ पे आया ना, सबसे ज्यादा वैल्यूड बिजनेस इनका था अभी तक। एंड रिसेंटली यू टुक द एग्जिट टू स्टार्ट योर समथिंग न्यू, राइट? या आई वुड से मेरे को, जैसे मैंने बताया, आई एम बॉब द बिल्डर, तो मुझे खुद का कुछ नया बनाने में बड़ा मजा आता है। ओके, तो ये चीज मैंने करी। एंड क्या कर रहे हो अभी आप? अभी मैं अपना बताऊं तो आई एम बेसिकली हेल्पिंग क्रिएटर्स, लाइक क्रिएटर स्पेस को हेल्प कर रहा हूं टू ग्रो इन द मार्केट। क्योंकि अभी जो क्रिएटर स्पेस है ना, क्रिएटर इकोनॉमी की अगर हम बात करें भाई, क्रिएटर इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो करने वाली है ना अभी लाइक इंडिया के अंदर, जैसे बोल रहे हैं ना, सिर्फ ऐसे खटखटाहट हुई है, भारत में भी खटखटाहट हुई है, बाहर के लोग ऑलरेडी काफी पैसा बना रहे हैं इससे, वो मतलब उनका फुल टाइम यही काम है, वो करोड़ों बना रहे हैं इससे। भारत के लोगों को अभी भी लगता है ये नाच रहा है, पागल है। वो पागल नहीं है, बहुत समझदार है, तुम छड़ा एक बार चेकआउट करो अपने आप को। ओके, तो यस, क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर आई एम हेल्पिंग आउट दोज क्रिएटर्स जो कि शायद उनको वो टैक्टिक्स नहीं पता किस तरीके से ग्रो होना है इंस्टाग्राम के ऊपर, या वो एग्जैक्टली उनके लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी नहीं वो अपने लिए निकाल पा रहे। क्योंकि यार देखो, बहुत सिंपल सी बात होती है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो शायद अच्छा है ना। जैसे हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, मान लो कोई बंदा नाच रहा है, नाच के कंटेंट बना रहा है, सबसे मेन पेन पॉइंट यही है, सब लोग सोचते हैं कि मेरे को अच्छा लग रहा है, या फिर अगर एज अ एजेंसी हम लेते हैं कि मेरे क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इट्स बेस्ट। लेकिन कोई ये पेन पॉइंट समझता है कि ऑडियंस को अच्छा लग रहा है कि नहीं। यही पॉइंट है, आपको ये चीज चेकआउट करनी पड़ती है कि आपको ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। अब एक लेमैन शायद नहीं पता कर पाएगा, बट एक एक्सपर्ट कर पाएगा। तो वही चीज मैं कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग आउट क्रिएटर्स कि मैं ऐसा कंटेंट स्ट्रैटेजीज उनको दे पाऊं, इस तरीके के लाइक उनके लाइफस्टाइल के अंदर कंटेंट क्रिएशन घुसाऊं, ना कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर उनके लाइफस्टाइल को घुसाऊं। ओके, सो दिस इज माय होलसम पर्पस एंड यस, वी आर डूइंग सुपर ग्रेट राइट नाउ। तो अभी आप क्या मतलब कैसे कर रहे हो उनको रीच, मतलब क्रिएटर्स आपके पास खुद कैसे आ रहे हैं? लाइक इट्स ऑल ऑर्गेनिक और इट्स ऑल ऑर्गेनिक। मैं पेड एड्स रन नहीं करता हूँ, मेरे साथ में पेड एड्स के दिग्गज बैठे हुए हैं, थैंक यू पर मैं रन नहीं करता हूँ भाई, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, इनके आप चैनल वो इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखना, सारा ऑर्गेनिक कंटेंट है, और ऑर्गेनिक से आप मतलब सेल अपनी सारी निकाल लेते हो उसमें। बिल्कुल भाई, और ऑर्गेनिक से मैं सच बताऊं तो इतनी भी सेल आ जाती है आपके पास में कभी कभार कि आपको क्लाइंट्स को मना करना पड़ता है। लाइक यू आर नॉट अ बेगर हियर, यू आर अ चूजर। ओके, क्योंकि तुम्हें अगर ऑर्गेनिक के बाप बन गए ना,
मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये चीज बोली थी, एक चीज पकड़ो और उसके बाप बन जाओ। तुम एक चीज के बाप बन जाओगे ना, तुम्हारे पास में बहुत पैसे कमा लोगे। क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर, या फिर मैं बोलूं कोई भी एक स्किल के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ना 10 चीज सीखनी पड़ेगी। मैं बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ भाई, आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है या फिर एक फिजिशियन ज्यादा पैसा कमाता है? फिजिशियन। क्यों कमाता है फिजिशियन पैसा? फिजिशियन ही डॉक्टर है, आई गेस। फिजिशियन मीन एक सर्जन। ओके, हाँ, सर्जन डॉक्टर, क्योंकि वो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को सर्व करता है, तो आई थिंक वो मोर वैल्यू ऐड करता है पीपल की लाइफ में। क्योंकि सर्जन जो है वो शायद किसी एक चीज का, पर्टिकुलरली एक चीज का सर्जन है। डॉक्टर है, अबे सब आता है, अपन फन्ने खाएं। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाते हैं क्योंकि एक चीज के अंदर फन्ने का बन गया है। राइट, तो वही मैं आपको भी बोल रहा हूँ, एक चीज के अंदर फाड़ दो एंड देन यू विल इवेंचुअली नो। और बहुत लोग को लगता है यार इसका मार्केट साइज शायद इतना बड़ा नहीं है। बॉस इतना, मतलब आई रियली एडमायर मनीष पांडे, ठीक है, लाइक वो कंटेंट क्रिएशन के दुनिया के अंदर एक गुरु माने जाते हैं। ही ओनली टोल्ड इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट कि आज की डेट में ना क्रिएटर स्पेस के अंदर क्रिएटर्स की कमी पड़ रही है, ऑडियंस का साइज बहुत बड़ा है। तो अगर आप आज ये सोच रहे हो ना कि यार मैं इस निश के अंदर उतर रहा हूँ और इस निश के, देखिए बहुत नैरो निश है भाई, मत सोचो, घुस जाओ। तुम्हें बेब्लेड्स बनाने आते हैं, जाओ बेब्लेड्स बनाओ, ठीक है, और लोगों को सिखाओगे, लोग पसंद करेंगे, लोग फॉलो करेंगे, शायद वो तुम्हारी सर्विसेज भी खरीदे, शायद तुम अपने बेब्लेड ब्रांड निकालोगे वो भी खरीदेंगे। कम ऑन डूड, डोंट थिंक कि कोई भी चीज छोटी है, तुम उसके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो आप जैसे अभी जैसे बहुत न्यू आप कह रहे हो कि बहुत सारे क्रिएटर्स की नीड है मार्केट में। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली जैसे मैं देखे हैं ना, वो इंट्रोवर्ट हैं, बट उनके अंदर एक चाह है कि भाई मैं भी लोगों में जाना जाऊं, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं। तो कुछ ऐसी टिप्स आप उनको देख सकते हो कि वो स्टार्ट एटलीस्ट कर दें, एंड ऑडियंस से उनको फिर कैसे जो सिग्नल्स होते हैं, अर्ली साइंस ऑडियंस ही देती है कि आपको किस वे में जाना है, क्योंकि आप स्टार्ट किस अलग माइंडसेट से करते हो, बट देन आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हो। तो इस अकॉर्डिंग कुछ आप टिप्स दो हमारे ऑडियंस को। बिगनर्स के लिए मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस है भाई, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना। ए, स्टार्ट विद अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ कंटेंट बट विद अ सुपर 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 नैरो निश। बहुत सारे लोग जाके फन्ने कहाँ बनते हैं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं। अबे तो डिजिटल मार्केटर कैसे है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ है, एसएमएम है, देन उसके बाद में वेबसाइट रैंक करवाना है, वेबसाइट बनाना, बहुत सारी चीजें आती हैं भाई। तू एक चीज पकड़, तू एसएमएम में अच्छा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा है, वो कर। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में अच्छा है, उसको पकड़ो। एक चीज पकड़ो, माइक्रो निश करके स्टार्ट करो। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मैं भी डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे भी लाइक एड्स रन करना, गूगल एड्स रन करना, फेसबुक एड्स रन करना, वेबसाइट बिल्ड करना, देन ये सारी चीजें आती हैं। पर अगर मैं ये सब कुछ सिखाने लग जाता ऑनलाइन, तो शायद ना जो ऑडियंस मुझे अभी मेरे पास में जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ के रिगार्डिंग, अपने चीजों को सही करने के लिए, अपना इंस्टाग्राम सही करने के लिए या फिर कंसल्टेशन लेने के लिए, वो शायद मेरे पास में नहीं आते। वो शायद कंफ्यूज हो जाते ये देखकर कि यार ये बंदा तो एसईओ भी सिखाता है, ये बंदा एसएमएम भी सिखाता है, ये इंस्टाग्राम ग्रोथ भी सिखा रहा है, ये फेसबुक भी सिखा रहा है। डोंट कंफ्यूज योर ऑडियंस, स्टार्ट विद अ सुपर 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 नैरो निश एंड आप देखो। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करता हूँ, मैंने सेम ऐसे ही अपनी एजेंसी बिल्ड करी है माइक्रो नीश के अंदर। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने नैरो इसने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप इसको और नैरो कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर क्रिएटर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इस अकॉर्डिंग भी आप लोग माइक्रो नीश के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। देन इवेंचुअली उस माइक्रो नीश को, जैसे एसएसएम फॉर कंटेंट क्रिएटर, देन एसएसएम फॉर डिजिटल मार्केटर्स, ऐसे एक्सेट्रा आप अलग अलग नीश पकड़ सकते हो, बट आप इवेंचुअली एसएसएम के ही गुरु बनोगे एंड में जाके। बिल्कुल, यही आप कह रहे हो। और मैं तो बोलूंगा भाई, अगर तुम्हें रीजनल लैंग्वेज आती है ना कोई, तुम फाड़ दोगे। रीजनल लैंग्वेज के अंदर घुसो। और अभी जैसे लाइक एक मेरे कंसल्टेशन के अंदर एक लड़का आया था, बेसिकली ही वाज अ फाइनेंस क्रिएटर, पर वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको एक बहुत सिंपल सी टिप दी। मैं कहा यार तू कहाँ से है? बोलता भैया गुजरात से हूँ। गुजराती में कंटेंट बनाते हैं? बोलता नहीं। मैं कहा फिर बना क्यों नहीं रहा है? ओके, तो गुजराती में कंटेंट बना, और उसने गुजराती में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लोगों ने रिलेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि गुजराती में आज तक फाइनेंस का कंटेंट कोई बना ही नहीं रहा था। जो मोस्टली लोगों का इसमें डाउट आएगा कि शायद लिमिटेड ऑडियंस है, बट ये नहीं आएगा कि लिमिटेड तो है नहीं। अभी स्टेज करके स्टार्टअप आई थी शार्क टैंक इंडिया में, उन्होंने 150 करोड़ की वैल्यूएशन, 200 करोड़ की वैल्यूएशन उठाई थी, और उनका भी सेम फंडा था। रीजनल कोई कम नहीं है, आई थिंक 20,000 उन्होंने नंबर दिया था कि 20,000 से ज्यादा डायलेक्ट्स है इंडिया में। तो नंबर बहुत बड़ा है आई गेस इसमें। बिल्कुल भाई, मैं हर चीज के अंदर आज के डेट में आप पैसा बना सकते हो अगर आपको आता है बनाना, ठीक है। शार्क टैंक की अगर हम बात कर रहे थे, शार्क टैंक के अंदर अभी एक कंपनी आई थी जो कि सोच के सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, फूल बेच। हाँ एग्जैक्टली। अब फूल बेचना किसी को धंधा कहाँ लगेगा? आपको तो यही लगेगा ना कि मैं अपने घर के बगल वाले पनवाड़ी की दुकान से या फिर अपने घर के बगल में जो भी दुकान है उससे खरीद लाऊंगा फूल।
और भाई उन्होंने उससे मेरे ख्याल से 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बना दी है। और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अभी तक टिल डेट वो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला एपिसोड था, जिन्होंने कुछ एकदम अनोखा सा बिजनेस था उनका। तो इस अकॉर्डिंग आप खुद असम्पशन मत करो, टाइम एनालिसिस करो कि यार मार्केट है कितनी बड़ी, राइट। और मैं तो ये बोलूंगा, देखो इतने सारे ना उस सब चीजों में मत घुसो कि इसका वो कितना है, मार्केट साइज कितना है, इसका ये कितना है। तुम्हें जो चीज आती है ना उसको पढ़ के घुस जाओ मार्केट के अंदर, मार्केट तुम्हें बता देगी तुम्हें करना क्या है। मैं अपना बताऊं, मैंने 4 पेजेस पहले खुद के इंस्टाग्राम के बनाए थे। मैं गाना गा के भी सुनाता था लोगों को, मैं जिम करके दिखाता था लोगों को, देन मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू करी, देन आई एक्चुअली फिगर्ड आउट। तो जैसे आपने कहा कि आपने 4 पेजेस बनाए, राइट? तो 4 पेजेस में से आपने कहा 1 पेज मेरा चल गया, तो वो उसमें वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? ये कोई ट्रायल एंड टेस्टेड था क्या, मतलब आपने ऐसे ही कर दिया ये? ओके, तो इसमें मैंने आज सच कोई वो नहीं किया था कि मेरा चल गया, मेरा पूरा एकदम स्ट्रैटेजी थी। पहले मैंने चेकआउट किया कि मार्केट क्या चीज पसंद कर रही है। तो जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज था उसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग कंटेंट डालना शुरू कर दिया था। ओके। तो मुझे समझ में आया कि लोगों को यार ये चीज पसंद आ रही है। पर अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम के ऊपर आपने पहले एकदम अलग अलग निशेस का कंटेंट डाला है और आपका कुछ कंटेंट वायरल चला गया है, ब्रो यू नीड टू चेंज योर अकाउंट और यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी कि आप उस कंटेंट को, नए वाले कंटेंट को कैसे स्विच करोगे। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ना कोई रील वायरल चली गई, अब वो रील आपकी आउट ऑफ निच थी, और उसमें बना ही नहीं सकता कंटेंट वो, मतलब एक बना दी थी जैसे ऐसे, अब नेक्स्ट और नहीं बना सकता वो इस तरीके से। ओके, नहीं वो चीज है। पर अब अल्टीमेटली मान लो कि यार आप डिजिटल मार्केटर हो, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटर हो और आपने एक ना अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने की रील बनाई है, वो वायरल चली गई, ठीक है, उससे आपके पास में बहुत सारे फॉलोअर्स आए। आप फॉलोअर्स क्या एक्सपेक्ट करके आए आपके पास में कि ये मिनी व्लॉग्स डालेगा या घूमने का कंटेंट दिखाएगा, पर आप डालोगे क्या? डिजिटल मार्केटिंग। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग डालोगे और उनको वो चीज दिखेगी तो मास अनफॉलोइंग होगी। जब मास अनफॉलोइंग होगी तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम के अंदर जाएगा कि भाई इतने सारे लोग इस अकाउंट को अनफॉलो कर रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस अकाउंट। तो आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है, यार इंस्टाग्राम के अंदर घुस चुके हैं ना, तो थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए बातें करते हैं। तो यार जैसे हम न्यू पेज हमने बनाया, आपने कहा कि आपने 4 पेज बनाए, सपोज मुझे भी सही स्ट्रेटेजी लग रही है कि अगर मेरे 4 चीज में एक्सपर्टीज है, कभी कभी होती है 2-3 चीज में एक्सपर्टीज होती है थोड़ी थोड़ी, देन करते 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 एक में बिल्डअप हो जाती है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक 4 चीजों के अलग अलग पेज बनाए हैं, एक पेज से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं? शुरू करो एक से, ओके, ट्राई करो, डिफरेंट चीज पे ट्राई करो। ओके, जब जनता जिस चीज पे रिस्पॉन्स करने लग जाए, डबल डाउन योर मेहनत ऑन दैट। ओके, यस। एंड अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कितना पोस्ट करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंट पोस्ट करना चाहिए, ये सब चीजें क्या ये अभी भी मैटर करती हैं? बिल्कुल मैटर करती हैं। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जो है बेसिकली वो रिसेंसी को ज्यादा प्रमोट करता है। रिसेंसी मीन्स अगर आप ज्यादा रिसेंट कंटेंट डाल रहे हो, लाइक आप ज्यादा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा आगे पुश करेगा। देखो मैं सिंपल सा फंडा आप लोग को समझा देता हूँ और आपको इंस्टाग्राम समझ में आ जाएगा, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम समझ में आ जाएंगी। इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि अगर उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई यूजर आ गया, उसका ऐप खोल लिया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा देर तक टिका रहे, चाहे वो यूजर हो या चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, बस। अब अगर कोई यूजर आपके कंटेंट की वजह से आप इंस्टाग्राम के ऊपर रुक रहा है, तो भैया आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी। अगर वो आपके कंटेंट को देखकर स्वाइप कर दे रहा है और स्वाइप करके वो इंस्टाग्राम बंद ही कर दे रहा है तो फिर समझ जाओ कि भैया आपके कंटेंट के अंदर कुछ दिक्कतें हैं जो आपको ठीक करनी है, और इंस्टाग्राम तो फिर पक्का रीच आपकी कम कर देगा। तो जैसे हमें हर एक कंटेंट पोस्ट करते हैं, कुछ KPIs होते हैं, जैसे लाइक हम ब्रॉड लेवल पे देखते हैं कि जैसे YouTube के बारे में बात करें, YouTube में 2-3 चीज़ें हैं, क्लिक थ्रू रेट है, एवरेज रिटेंशन टाइम है। इंस्टाग्राम के अंदर ऐसी कौन सी KPIs है जो एक नए क्रिएटर को देखनी चाहिए एंड फॉलो करनी चाहिए उन सब KPIs को? सबसे पहला जो मैं टिप दूंगा वाइल क्रिएटिंग योर कंटेंट, जो आपको चेकआउट करना चाहिए, फर्स्ट इज कि आपके सेव्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो डिपेंड करता है हर कंटेंट टाइप के हिसाब से, क्या वो आपने जो कंटेंट है वो सेवेबल बनाया था तो उस पर सेव आएंगे। अब इंस्टाग्राम के ऊपर ना बहुत थोड़ा सा हम अगर डीप जा रहे हैं तो इस पर घुसता हूं मैं। कंटेंट के भी अलग अलग टाइप होते हैं जिसपे अलग अलग KPIs हमें चेक करनी होती है। अब अगर आपने 3 टिप्स बोली हैं, 3 टिप्स फॉर फलाना ढिमकाना, तो उसमें आपके सेव्स आने चाहिए। अगर आपने कोई रिलेटेबल कंटेंट बनाया है तो उसमें आपके शेयर्स ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई फन कंटेंट बनाया है या जस्ट आपने कोई अपनी पिक्चर पोस्ट करी है तो उस पर लाइक फिर उस हिसाब से आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कुछ एंगेजमेंट वाली चीज बोली है, लाइक आपने लोगों को आस्क किया है फॉर समथिंग, तो उसमें कमेंट फिर उस हिसाब से आने चाहिए,
ओके सो इट्स ऑल डायनामिक, मतलब हर एक अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग केपीआईज अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगी, या वही बोला ना कि कंटेंट स्ट्रैटेजी फिर इसी हिसाब से आपके लिए बनती है, और फिर उसी हिसाब से मेरी सर्विसेज है। हाँ, यहाँ पे मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ अपना। सो यार इंस्टाग्राम में ना बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स जो आ रहे हैं उनके सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं रील तो बनाता हूँ, वो वायरल नहीं जाती। अब इसमें बहुत कंटेंट ऑलरेडी है यूट्यूब हर जगह में कि हुक डालो, ये डालो, बट आप कुछ अलग बता सकते हो क्या हुक के अलावा? बिल्कुल, मेरे को बड़ा मजा आएगा ये बताने में। देखो भाई, पहली चीज, अगर तुम टॉकिंग रील्स बना रहे हो, लाइक इस तरीके का कंटेंट अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो। हर 3 से 4 सेकंड के बाद कट्स यूज करो, क्योंकि रिटेंशन टाइम स्पैन लोगों का एकदम निल हो गया है। हर 3 से 4 सेकंड में कट? हर 3 से 4 सेकंड पर कट। अगर आप मेरी रील चेकआउट करोगे, मैं हर 3 से 4 सेकंड के अंदर कट दे रहा हूँ। अब वो कट कैसे हो सकता है? जूम इन जूम आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिटेंशन टाइम स्पैन बढ़ाएगा। रिटेंशन टाइम स्पैन को थोड़ा एक्सप्लेन करूं मैं। पहले अगर भाई हमें हंसना होता था तो हम शायद कपिल शर्मा का 1 घंटे का शो देखते थे। आज हम 15 सेकंड में हंस देते हैं यार, राइट? तो इस तरीके से अपने माइंडसेट को रखो कि एक यूजर जब इंस्टाग्राम खोल रहा है ना, तो वो एक्चुअली एक रेलगाड़ी में बैठा है और स्वाइप चल रहा है, स्वाइप चल रहा है। अब आपकी रील आपका रेलवे स्टेशन है। अब आपके रेलवे स्टेशन पे ऐसी क्या क्या अट्रैक्टिव चीजें लगी हुई हैं जिसकी वजह से मैं रुकूंगा और आपके रेलवे स्टेशन पे उतरूंगा। रेलवे स्टेशन पे उतरने का मतलब आपके प्रोफाइल में जाऊंगा। ओके, तो आप ऐसा क्या क्या कंटेंट डाल सकते हो, वो आपको देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा। नाइस, बट इसमें एक और चीज़ है, प्रोफाइल विजिट्स की बात हो गई। अब मैंने बहुत ऐसे, मैं एड्स भी रन करता हूँ और मैं थोड़ा ऑर्गेनिक भी देखता हूँ, तो हमारे अकाउंट में प्रोफाइल विजिट का मैट्रिक्स तो आता है, जो फेसबुक का जो भी एनालिटिक्स होता है। अब इसमें ये कैसे पता लगाएं कि जैसे एड्स भी हम रन कर रहे हैं अगर प्रोफाइल विजिट्स के लिए? बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें पेड करना है, फॉलोअर्स नॉट बॉट्स, ये पेड प्रमोशन के समय फॉलोअर्स लेके आने हैं। इसमें आपका कुछ है कहना क्या कि हम पेड कैंपेन्स रन करें फॉलोअर्स के लिए कि नहीं करें? हाँ, वेल आई वुड सजेस्ट कि शुरुआत में पेड कैंपेन्स पे अपना पेज मत बनाओ यार। अगर तुम पेड कैंपेन से अपना पेज बना रहे हो ना, तो अल्टीमेटली एक पुश मार्केटिंग कर रहे हो। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग अगर करोगे तो यू विल इवेंचुअली सी, अगर पेड पे जा भी रहे हो ना, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास में 80 से 90 कंटेंट पीसेस हों। भाई जो नया बंदा आ रहा है वो देखेगा तो कुछ, अगर वो देखेगा 4 फोकस डाल रखे हैं और पेड कंटेंट के थ्रू वो आएगा, वो फॉलो नहीं करेगा, तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। सेम एग्जैक्ट जो आप पूछते रहते हो ना कि प्रोफाइल विजिट्स आ रहे हैं, फॉलोअर नहीं आ रहे, तो आई थिंक यही मेन रीजन है कि प्रोफाइल बिल्डअप नहीं हो रखा प्रॉपरली। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, जब अगर हम इस चीज की बात करें, दैट इज कॉल टू एक्शन। ओके, कॉल टू एक्शन इन योर रील्स एंड इन योर बायो। ओके, क्यों फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ ओके। अब इसको भी अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो कॉल टू एक्शन भी 2 तरीके के होते हैं, एक जनरलाइज्ड होता है और एक स्पेशलाइज्ड होता है। जनरलाइज्ड मतलब फॉलो मी फॉर मोर, और एक होता है कि अगर आपका हुक है कि 10 ways टू रिड्यूस बेली फैट, ठीक है, ये आपका हुक है, तो आपका जो कॉल टू एक्शन है वो ये नहीं होगा फॉलो मी फॉर मोर, आपका कॉल टू एक्शन होगा फॉलो मी फॉर डेली बेली रिड्यूसिंग टिप्स। ये आपका कॉल टू एक्शन होगा स्पेशलाइज्ड। ओके, क्यों? क्योंकि जो यूजर आया है ना, वो एंड तक टिका है अगर, तो मतलब आपके कंटेंट में दम था। अब एंड में अगर आपने गलती कर दी फॉलो मी फॉर मोर, तो वहां पे वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। वहां पे उसके दिमाग के अंदर एक तरीके से ऐसे सोच के चलो, जब एक यूजर आपकी प्रोफाइल लाइक देख रहा है, आपके कंटेंट को देख रहा है, तो आज की डेट में यूजर माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, तो वो एक्चुअली में कॉन्शियस नहीं है, वो सबकॉन्शियसली है, देख रहे हैं। अब सबकॉन्शियस में है तो मतलब आपको बोलना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा कि तू मुझे इसलिए फॉलो कर। फॉलो मी फॉर मोर बोल दोगे तो बाकी पूरी दुनिया तो यही कर रही है, आप अलग क्या कर रहे हो, ये करो। कुछ कंटेंट टिप्स आप दे सकते हो, लाइक अगर कोई बंदा बहुत जनरलाइज कंटेंट बना रहा है, बहुत जनरलाइज कंटेंट बना रहा है, जो भी हर कोई बना रहा है, उसमें वो अलग क्या कर सकता है उसमें? कि मतलब कोई होता है ना कंटेंट की इसमें यही चीज़ बता सकते हैं हम, कोई जैसे इन्फॉर्मेशन है, लाइक मेरे मोस्टली क्लाइंट डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स अगर कोई डिजीज के बारे में बता रहा है, तो वो डिजीज तो उसका तो ट्रीटमेंट अब सेम ही है, डिजीज ये है, उसका ट्रीटमेंट ये है, उसका ये है, तो अलग क्या कर सकते हैं उसमें एज अ क्रिएटर्स? इसमें आप क्या कर सकते हो कि उस डिजीज के होने से कोई प्रॉब्लम हुई है, ओके, ठीक है, उस प्रॉब्लम से बंदा शायद गुजर रहा है, उसको अपना हुक पॉइंट रख दो, ठीक है, और उस जो पर्टिकुलर वो शायद डिजीज हुई है ना, उस डिजीज से जब वो कर रहा है तो उसमें साउंड इफेक्ट्स वैसे हों, समझ लो, साउंड इफेक्ट्स एज इन कि अगर मुझे पीठ का दर्द होता है तो मैं पहली जो बोन क्रैकिंग का साउंड वैसा कुछ, सॉरी बोन क्रैकिंग का साउंड वैसा कुछ, बोन क्रैकिंग का साउंड। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एनैक्ट करके दिखा रहे हो, जो पर्टिकुलर आप फुटेज पकड़ रहे हो वो उस प्रॉब्लम को एनैक्ट करके दिखा रही है। जैसे जो पेन हो रहा है ना, जैसे मैंने क्या बताया भाई, हम यहाँ पे भी अगर रील्स बना रहे हैं तो मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या? पेन पॉइंट पकड़ो, जनता को पेन पॉइंट दिखाओ, राइट? तो वो पेन पॉइंट दिखाओ। कमर में दर्द हो रहा है तो कमर का दर्द की आपने पहली क्लिप लगाई, अपने डॉक्टर को ले आए आप, आपको भी प्रॉब्लम होती है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद दैट। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो सीधा स्टार्ट कर देते हैं, क्या आपको भी आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो चलिए हम आगे बताते हैं आपको ये फलाना ढिमकाना चीज है।
हुक ऐड करो। इसमें रीच का भी कुछ गेम है क्या? लाइक एक होता है नए अकाउंट में रीच कम लगी हुई होती है हर एक पोस्ट में, एंड कोई में पुराने अकाउंट में रीच ज़्यादा होती है, तो ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है क्या इंस्टाग्राम में? रीच कम लगे जैसे कि मैंने अपने, जैसे मेरे फॉलोअर्स 100 हैं, राइट, चाहे मैं पोस्ट की बात करूँ, रील्स की बात नहीं कर रहा, कि मैंने पोस्ट डाला, वो सिर्फ उसमें रीच आता है ना, रीच सेक्शन में कितनी रीच गई, तो स्टार्टिंग में कम रहती है, तो इसको बढ़ाते कैसे हैं? या फिर ये हर एक मतलब नए अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कंटेंट में फर्क पड़ता है रीच का? कंटेंट से फर्क पड़ता है ओके, कि आपने कितना अच्छा कंटेंट बनाया है। रीच इज बेसिकली, मैं यहाँ पे अगेन क्लियर करूंगा, रीच एंड इंप्रेशन 2 पॉइंट्स आते हैं। रीच इज बेसिकली कि आपका कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचा, ठीक है। अब जैसे कि ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉलोअर्स तो मैटर नहीं कर रहे रीच के टर्म्स, उसमें राइट। नया और पुराना अकाउंट भी शायद यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। मैटर मेन क्या करेगा, आपका कंटेंट कितना पावरफुल है, आपने हुक कितना अच्छा यूज किया था, ठीक है। देन उसके बाद में आपने जो अंदर आइटम दिया है, मतलब जो अंदर आपने वैल्यू प्रोवाइड करी है, वो वैल्यू कितनी वैल्यूएबल है। और यहाँ पे एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ, उस वैल्यू को ऐसा बनाओ कि वो रीवॉचेबल बन जाए। नाउ कोई भी बंदा जब आपकी वीडियो को रीवॉच करता है ना, रीवॉच करने से इंस्टाग्राम एक्चुअली वॉच टाइम इंस्टाग्राम भी अब देख रहा है। तो जैसे कोई बंदा पूरा वीडियो देख लेता है, ग्रीन टिक मिल गया आपकी वीडियो को, अब वो दोबारा देख रहा है भाई, समझ रहे हो? तो इसमें टिप्स क्या है इसको रीवॉच कराने के? रीवॉच कराने के लिए रीड इन कैप्शन बहुत तगड़ा। अब होता क्या, रीड इन कैप्शन आपने 5 से 6 सेकंड की रील बनाई, आपने हुक डाला, फलाना ढिमकाना चीज सीखो, नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपने शायद 2-3 पॉइंट्स बता दिए उसके, और नेक्स्ट 8 पॉइंट्स इन कैप्शन। अब बंदा कैप्शन पढ़ने के लिए गया है आपका, और पीछे बैकग्राउंड में रील चल रही है। हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे आप अपनी रील की एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, अपने रील की रीच बढ़ा रहे हो, और रील के इंप्रेशंस बढ़ा रहे हो। इंप्रेशंस जैसे मैंने अभी यहाँ पे टर्म यूज किया था, तो इंप्रेशन का मतलब होता है कि आपके पीस ऑफ कंटेंट को कितनी बार देखा गया, ठीक है। रीच और इंप्रेशन में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो रीच मतलब कितने लोगों तक पहुंचा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं मान लो ये कंटेंट पीस देख रहा हूँ, अभी मैं खुला नहीं हुआ ऐसे बता रहा हूँ, कंटेंट पीस देख रहा हूँ, मैंने देखा इसे, मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया, अब मैं वापस आ गया, ठीक है। रीच 1 है, इंप्रेशन 2 है। अब मैं ऊपर गया फिर वापस आ गया, तो इंप्रेशन 3 हो गए, रीच 1 ही है। ऐसे बहुत सारे और भी क्रिएटर्स हैं, वो पता क्या करते हैं, क्रिएटर तो ये बिजनेसेस हैं, वो कहते हैं कि यार हमें कंटेंट हम इतना बना नहीं सकते, तो हम थोड़े से पेड फॉलोअर्स खरीद लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बॉट की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ये इसमें कंटेंट बहुत कम है, बाई कर लेते हैं, वो बहुत सारे फॉलोअर बाई कर लिया, एंड पोस्ट कर रहे हैं, चलो हफ्ते में 2 पोस्ट कर रहे हैं, उनमें लाइक्स बिल्डअप किए जा रहे हैं, वो एक तरीके से फेक सब कुछ रहा है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? अच्छा क्या है, वही है, मेन तो वही है। लेकिन अब लेटर ऑन एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था, बहुत वैसा सा है कि हमने पेज बिल्डअप कर लिया, राइट, अब हमने पेड अपना कैंपेन्स वगैरह रन करने स्टार्ट कर दिए, उससे हमारे न्यू फॉलोअर्स हमारे पेज विजिट्स पे आएंगे, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? लाइक सबको ऑर्गेनिक कुछ नहीं होगा। मैं फेक फॉलोअर लेकर आया, मैंने 10,000 फेक फॉलोअर ले आए, ठीक है, एंड देन उसके बाद में मैंने अब एड्स रन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या इससे कुछ मेरा फायदा होगा? राइट, देखो आप जो पेड कैंपेन्स रन करोगे, उस पेड कैंपेन से फिर आप यही सोच के चलो कि आप कभी भी ऑर्गेनिक कोई रीच सोचना भी मत कि ऑर्गेनिक रीच मिलेगी, क्योंकि पेड कैंपेन्स ऑर्गेनिक से एक तरीके से एकदम अलग है, राइट। वो तो आप अपना ऐड चला रहे हो, और आपके ऐड के थ्रू आपके पास में डायरेक्टली बंदा आ रहा है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे आएगा, प्रोफाइल पे देखेगा एंगेजमेंट डेड है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पता क्या होगा, 10,000 फॉलोअर्स दिखा रहा है, पर जो पोस्ट डाल रहे हो, पोस्ट पे 4-5 लाइक और एक भी कमेंट नहीं है, तो आप पेड कैंपेन भी एक्चुअली अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। और ये शैडो बैन क्या चीज़ है? बहुत कुछ शैडो बैन, सर मेरे अकाउंट में शैडो बैन लग गया है, बट बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं है कि शैडो बैन है क्या, मेरे को जितना लगता है। तो इंस्टाग्राम साफ साफ बोलता है कि शैडो बैन जैसी कोई शैडो बैन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पर एक्चुअली वो ये बोलता है कि हम अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज, जिसको हम इंस्टाग्राम क्रिएटर्स ने, हम इंस्टाग्राम गुरुज ने शैडो बैन एक टर्म दे दिया, ताकि लोगों को थोड़ा सा जनरलाइज्ड हो जाए, और वो ये हाइप कल्चर चलता है हर चीज के अंदर, तो इसकी हाइप बनेगी शैडो बैन की, हम व्यूज इकट्ठा करेंगे। मतलब भाई इंस्टाग्राम ने ऐसा कुछ कभी दिया नहीं, और रिस्ट्रिक्शन इंस्टाग्राम का ऑफिशियल टर्म यूज करते हैं वो लोग। ओके, और शैडो बैन या फिर रिस्ट्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो एक्चुअली में बहुत सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस इंस्टाग्राम की फॉलो नहीं करोगे, जैसे इंस्टाग्राम बोलता है अगर आप MLM से रिलेटेड कंटेंट, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट, वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कंटेंट, न्यूडिटी से रिलेटेड कंटेंट अगर आप डालते हो, ठीक है, और इस तरीके से काफी लंबी गाइडलाइन है, तो आपके अकाउंट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इन द सेंस में क्या रिस्ट्रिक्ट मतलब आपको ऑर्गेनिक पुश नहीं देगा ना वो। ओके, अगर आपके, देखो इंस्टाग्राम की ना एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करती है, अगर आपके 100 फॉलोवर्स हैं तो पहले वो आपके 10 फॉलोवर्स को दिखाएगा, अगर आपके 10 फॉलोवर्स आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बाकी के 20 को दिखाएगा, अगर वो इंटरेक्ट कर रहे हैं
फिर वो बाकी के 20 को दिखाएगा और फिर एक्सप्लोर पेज में चला जाता है। ओके ओके। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं मेरे एक्सप्लोर पेज पे कैसा जाएगा, तो यहाँ पे एक सिंपल टिप दे रहा हूँ, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है हम एक्सप्लोर पेज पे सिर्फ वही कंटेंट डालते हैं 95% ऑफ द टाइम जो कि हाई क्वालिटी मतलब हाई रेजोल्यूशन का होता है। ओके, अब इसमें वो नहीं है, कुछ लाइक्स वगैरह का नंबर नहीं है इसमें कि इतने लाइक होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा? नो नो नो, ऐसा इंस्टाग्राम कुछ नहीं बोलता है। अगर आपके कंटेंट के अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने का, ग्रो कैसे करेगा? ऑब्वियसली लाइक्स आ जाएंगे उसमें, फिर ग्रो तो ऐसे ही करेगा ना जब आप एक्सप्लोर पेज पे आएगा। तो एक्सप्लोर पेज पे आने के लिए ये इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ओके ओके। तो यार स्टार्टअप की थोड़ी बातें बताओ यार, चैलेंजेस क्या फेस किए थे आपने इवेंचुअली स्टार्टिंग में? बिल्कुल लाइक आप मिडिल क्लास से आए थे एंड सबके पास कैपिटल कुछ नहीं होता है, राइट? बहुत वही थोड़ी बहुत सेविंग होती है और नाम से सैलरी से जो आई होती है वही चीज़ें पड़ी होती है हमारे पास। तो आपने स्टार्ट कैसे किया? लाइक आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगी थी स्टार्टिंग में या फिर लाई तो आप कैसे लेके आए? यार मैं बोलूंगा कि हम लोग जुगाड़ू बंदे थे, तो हम लोग को थैंक्स टू दिल्ली के बॉयज, सारे जुगाड़ू हैं भाई यहाँ पे। तो हमारे पास में अगर पैसा नहीं था तो हमारे पास में देखो बुद्धि थी, हमने बुद्धि लगाई। तो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरा लाइक ये जो मैंने अभी स्टार्ट करी है अपनी फर्म फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ये मैंने स्टार्ट करी है टू गेट सम फंड्स फॉर द आइडिया दैट आई हैव फॉर इन द फ्यूचर, राइट? तो हम लोगों ने ऐसे ही किया कि हम लोगों ने जो हमारे पास में स्किल्स थी उस टाइम पर, हमने उस स्किल से पैसे कमाया। ठीक है, हमारे पास में सेल्स की स्किल्स थी, हम लोगों ने दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट बेचे, हमने अपना कमीशन कट रखा, उस कट से फिर हमने अपना चीजें बिल्ड करी। तो बोला जाता है ना कि यार बहुत सारे लोग रोने लगते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास में सर्विसेज नहीं, मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर पाता। अबे गधे, तेरे पास में सब कुछ है, रिसोर्सफुल नहीं होना अलग चीज है और रिसोर्सफुलनेस को एक्सेप्ट ना करना वो अलग चीज है। तुम्हें पता है कि तुम रिसोर्सफुल बन सकते हो, तुम्हें पता है तुम बिस्तर से उठोगे, बिस्तर से उठने के बाद में जाओगे और मार्केट में काम करोगे तो पैसा बना लोगे। अगर नहीं आता तो सीख लो ना यार पहले, फिर बना लो। मेन तो आई गेस वही है कि आपको यार थोड़ा हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। लाइक बहुत लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, बट आई थिंक दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। हार्ड वर्क पहले करना पड़ता है, फिर अपने आप ही मार्केट ही सिखा देती है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। बहुत सही बात बोली आपने। बहुत लोग लाइक अभी ट्रेंड में चल गया है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। बंदा साला कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यार मैं तो स्मार्ट ही नहीं हूं। टेंशन मत लो, मार्केट सिखाएगी। सो यार बहुत सही ऑसम पॉडकास्ट था। लास्ट में कुछ टिप्स देते जाओगे हमारे ऑडियंस को कि वो 3 ये टिप्स फॉलो कर लें एंड उनको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पेज में? ओके, तो मैं इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए भी बोलूंगा और जो उनके लिए जो कि शायद अभी चाह रहे हैं डिजिटल स्पेस में घुसना और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना। भाई डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना है ना, अगेन जैसे मैंने बताया, एक स्किल को पकड़ो, उसमें फाड़ दो। दूसरा, अगर इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दो, स्ट्रेस आउट मत करो कि मेरे लिए क्या चीज वर्कआउट करेगी। ट्राई आउट करो डिफरेंट चीजें एंड देन उसके बाद में कुछ मैट्रिक्स हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है। रील्स पे ज्यादा फोकस करो इस टाइम पर, कोशिश करो कि 7 to 8 सेकेंड्स की रील्स बनाओ आप इन ऑर्डर टू गेट मोर एंगेजमेंट एंड मोर रीच। और अगर ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, बस आपको हुक्स उसमें ऐड करने अच्छे से आने चाहिए। आपको ये सेंस होना चाहिए कि कब कट्स डालने हैं, कब कट्स नहीं डालने हैं। देन उसके बाद में कोशिश ये करो कि आपका जो मेन कंटेंट पीस हो वो कहीं पे बीच में हो उस रील के, ताकि आपकी रील रीवॉचेबल बन जाए। मेरा मतलब जैसे मैं एक रील देख रहा हूँ, 15 सेकंड की रील है, उसके अंदर जो रील का मेन पॉइंट था वो रील के बीच में है और वो शायद 4 या 5 सेकंड के लिए था, राइट? और अब मेरे अंदर चुल पैदा हुई कि यार ऐसा क्या पॉइंट था, मुझे दोबारा सुनना है, तो रील वो रीवॉचेबल बन जाती है। तो जैसे आपका रीवॉच रेशियो बढ़ जाता है, बूम, आपकी गेम, आपका जो रील है वो फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, देन उसके बाद में आता है यूज स्ट्रॉन्ग हुक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर हुक्स यूज करना, फॉलो फॉर मोर मत करना। जैसे मैंने इस पॉडकास्ट में बताया, जनरलाइज्ड हुक यूज मत करो, ठीक है, स्पेशलाइज्ड हुक यूज करो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने लिए कंटेंट कैलेंडर बना लो। अगर एक नए क्रिएटर हो ना भाई, तो सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएट करने से पहले, कंटेंट नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएट करने से पहले, कंटेंट पोस्ट करने से पहले 21 पीसीस ऑफ कंटेंट कम से कम डालो। क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में काम करने के बाद में मुझे ये चीज समझ में आई कि लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोस्ट तक बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जब वो 4-5 पोस्ट काम नहीं करते ना, वो चलते नहीं है, वहीं पे टाइडा फिस हो जाती है, फिर वहीं पे मामला खत्म हो जाता है। पर जब आपके पास में 21 पीसेस ऑफ कंटेंट पड़े होंगे एडिटेड, आपका दिमाग यही तो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा कि ठीक है 5 नहीं चले, छठा डाल दे यार, 21 तो बना रखे हैं, रोज डालने में तेरा क्या ही जा रहा है, तो डाल दे। और यू नेवर नो कि शायद वो 20वां कंटेंट पीस फट जाए,
राइट। और जब आप 21 दिन तक कंटेंट डाल रहे होगे तो इतने तो मतलब एब्सर्ड दिमाग के नहीं हो कि आप करोगे ही नहीं और कंटेंट बनाओगे ही नहीं। अंदर से जब एक वो आता है ना दिन का वो वाला पॉइंट, जब आप हाईली मोटिवेट होते हो, उस टाइम पे जाके काम करो ना, तो आप उस दिन कंटेंट भी बनाओगे एंड यू विल नेवर 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 गो आउट ऑफ कंटेंट। सो यार पॉडकास्ट तो बहुत सही था एंड कुछ ऐसा क्वेश्चन जो मैं मिस कर गया हूँ जो आप कवर करना चाहते हो? ओके, सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। राइट, कंटेंट क्रिएटर लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने कुछ मिस किया। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी एंड इट वाज रियली फन हैविंग अ पॉडकास्ट विद यू, शेयरिंग अ वाइब विद यू। थैंक्स ब्रो। एंड आप लोगों के लिए एक सिंपल सी टिप ये रहेगी भाई, इनिशियली chat.gpt की जाके यूज़ कर लो। मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, यूज़ करो और उससे कंटेंट बना लो, उससे वो अच्छे से कंटेंट बना के दे देगा आपको। ChatGPT मतलब रिटर्न कंटेंट में आइडियाज लो एंड क्योंकि इंस्टाग्राम में तो हमें ग्राफिक्स ही करने हैं, लाइक कोई भी चल जाएगा आई थिंक ChatGPT में, तो आइडियाज लो। सिंपल सी टिप बताता हूँ, अपना निश जाओ, Quora.com पे डालो, Quora या Reddit पे जाओ, अपना निश डालो। मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस से बिलोंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग डाला, डिजिटल मार्केटिंग के जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो वहाँ शो कर जाएंगे। उस क्वेश्चन को उठाओ, chat.gpt में जाकर डाल दो, आंसर आ गया, बूम भाई तुम्हारे पास में कंटेंट पीस रेडी है। इसके ऊपर भी एक और ऐड करता हूँ, अभी सब लोग DALL-E 2 वगैरह का जानते होंगे, DALL-E 2 से अलग एक बताता हूँ, मिड जर्नी करके एक ऐप है, उसमें आप जाना और सेम क्वेश्चन को वहाँ पे डाल देना, आपको उसका ग्राफिक का भी आइडिया मिल जाएगा कि जो कंसेप्चुअल इमेजेस होते हैं ना वो कैसे बन के रेडी होते हैं, तो आप वहाँ से इंस्पिरेशन लेके एंड खुद अपना कॉन्टेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी हो। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डाल देना एंड इनका इंस्टाग्राम पेज आपको DM डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।